आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, और इसमें से काफी गुण मैं आपको बता चुका हूं, केवल 4 पॉइंट बचे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब उनकी बात करते हैं, और वो चारों कौन कौन से हैं उनको क्रम से हम पढ़ेंगे। तो पहले उनको थोड़ा सा परिचय कर दें उनसे। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व कह सकते हो, ऊर्जा। दूसरा उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा संवेग, और चौथा विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर। इन 4 पॉइंटों को हमें समझना है, क्योंकि चारों ही पॉइंट फॉर्मूले वाले हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा सा सावधानी से हम चारों को पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है ऊर्जा, तो यहां हम ऊर्जा घनत्व के टर्म में ले रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व। EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऊर्जा घनत्व। इसको समझना है। तो देखिए, पहले एक पॉइंट में मैं बता भी चुका हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी जो ऊर्जा होती है वो जितनी विद्युत क्षेत्र में होती है उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र में होती है। या फिर उसका ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहेंगे, और ये जितनी विद्युत क्षेत्र में होगी उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र में होगी। यानी जितनी विद्युत ऊर्जा के पदों में होगी उतनी ही चुंबकीय ऊर्जा के पदों में होगी। तो अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें तो फिर उनका ऊर्जा घनत्व जो है स्मॉल u से इसको डिनोट करते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये इस तरीके से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, जिसमें ये क्लियर है कि ये तो विद्युत क्षेत्र वाला पोर्शन है और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला पोर्शन है, और ये भी हमने प्रूव करके दिखा दिया था कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यहां पर E और जो B है ये तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है। अब इंस्टेंटेनियस है तो E की वैल्यू की बात करोगे तो यहां आप लिख सकते हो कि भाई यहां E क्या होता है, E इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित हो रही है वो x दिशा में संचरित हो रही है। मैंने बताया था जो साइन के साथ एंगल में आएगा, अगर x है तो x डायरेक्शन में, जहां पर आप जानते हो ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा की अगर वैल्यू की बात करूं तो 2 पाई n, या n मतलब चलो फ्रीक्वेंसी को न्यू ले लो तो 2 पाई न्यू, और ये है एक तरह से कोणीय आवृत्ति। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति, और k को बोलते हैं संचरण नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और यहाँ k को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और k की वैल्यू आ जाएगी तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वैसे एक फॉर्मूला आप जानते हैं C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उससे वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है, या फिर वेवलेंथ आ जाए तो फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। तो आपस में इंटररिलेटेड दिख रहे हैं सभी टर्म आपको। ठीक है ना। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे माइंड में रहने चाहिए। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो E इक्वल टू तो ये हो गया। ऐसे B निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र तो B इक्वल टू होता है B नॉट साइन। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में साइन के एंगल में जो इसमें होगा E वाले में वही B वाले में होगा, क्योंकि आप जानते हो ये समान कला में होती है, कला समान होती है, तो कला इसको कहते हो आप एंगल को। तो यहां भी ओमेगा t माइनस का kx। तो इस तरीके से E इतना हो गया और B इतना हो गया। अब आप अगर बात आगे करोगे तो U इक्वल टू, ये वास्तव में तात्क्षणिक है क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप टाइम की जो वैल्यू लगाओगे वही आंसर आ जाएगा, इसलिए इनको तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो अब U की बात करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस
1/2 बी स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन में म्यू नॉट। तो ये ऊर्जा घनत्व निकल के आया है। अगर आप औसत ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हो, औसत ऊर्जा घनत्व, तो औसत के लिए इसमें बार लग जाता है। और मैंने ये चीज आपको जब हमने प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर था उसमें एक टॉपिक कराया था एलसीआर सर्किट की औसत शक्ति 6, और उसमें भी हमने एवरेज निकाला था। और एवरेज के लिए बार किस पे लगाना होता है? जो टाइम डिपेंडेंट हो, जो टाइम पे डिपेंड करता हो। तो टाइम पे कौन कौन डिपेंड कर रहे हैं? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर तो अलग, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स तो इस पे बार लग जाएगा, यानी इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए हमें। प्लस इधर 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट तो अपनी जगह, और यहां भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इस पर बार लग जाएगा। और ये चीज मैंने आपको किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था उसी चैप्टर में, और आपने निकाली भी थी। और मैंने फिर कहा था, याद करने के लिए भी कहा था कि अगर कभी तुमसे कोई औसत मान पूछे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूछे एवरेज वैल्यू तो 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की पूछे तो 1/2, साइन ओमेगा टी की पूछे तो 0, और कॉस ओमेगा टी की पूछे तो 0, एक पूरे साइकिल के लिए। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सर ओमेगा टी माइनस के एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्राफ है वो तो कंप्लीट उधर ही शो हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। जब इनकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो u बार आपका आ जाएगा, इसकी जगह 1/2 तो 1/2 पहले से है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इस तरीके से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की औसत ऊर्जा घनत्व को निकाल सकते हो। ये उसकी एवरेज एनर्जी गैस की निकल करके आ गई। लेकिन क्या देख रहे हो आप फॉर्मूले में कि जो औसत ऊर्जा घनत्व है फिलहाल किसके पदों में निकल के आया है? पीक वैल्यू के पदों में। विद्युत क्षेत्र की भी पीक वैल्यू है और चुंबकीय क्षेत्र की भी पीक वैल्यू है। लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ जाती है ये पीक वैल्यू के पदों में न हो करके आरएमएस के पदों में भी हमें निकालनी पड़ जाती है। तो कोई बात नहीं है, उसको चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो अगेन अगर आप बात करेंगे इसी को, हम इसको आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई ई नॉट का। तो ई नॉट इक्वल टू होता है √2 इंटू ई आरएमएस, या फिर ई आरएमएस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। ऐसे ही बी नॉट की बात करेंगे तो बी नॉट इक्वल टू होता है √2 बी आरएमएस। तो ये वाली वैल्यू पुट कर देना इन जगह पे। तो एवरेज एनर्जी गैस की U बार इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ई नॉट स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई आरएमएस का स्क्वायर प्लस आगे चलेंगे 1/4 और ऐसे ही इसकी जगह पे ऐसे लिख देंगे तो 2 और बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। तो क्या दिख रहा है आपको भाई? 2 से ये 2 बार कटेगा और इस 2 से भी ये 2 बार कटेगा। तो ये आ गया U बार इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर प्लस 1/2 बी आरएमएस के स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ गया भाई। चीजों को रटना नहीं है, समझने की कोशिश हमें करनी है कि भाई ई नॉट के पदों में है तो देखो 1/4 आ रहा है दोनों में, और ई आरएमएस के पदों में लाएंगे तो दोनों में 1/2 आ रहा है। ठीक है ना? कहीं भी भूलने वाली, और एक दूसरे को कन्वर्ट करना हमें आता ही है। अब एक और बात, चलो ठीक है हमने दोनों के पदों में निकाल दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आए उसमें केवल या तो ई आरएमएस की वैल्यू दे, या केवल बी आरएमएस की वैल्यू दे, या केवल ई नॉट की वैल्यू दे, या केवल बी नॉट की वैल्यू दे। उसके लिए फिर क्या करोगे? उसके लिए आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो चीज है ना ये बराबर होती है इसके, या फिर कहिए ये बराबर होती है इसके, या फिर कहिए ये वाली बराबर होती है इसके, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है ना? इसका मतलब जब ये इसके बराबर है तो या तो मैं इसको लिख दूं कि इस C में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं,
मैं डबल कर दूं इसका, और या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, या u बार इज इक्वल टू इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और उसको छोड़ दो दूसरे वाले टर्म को, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, केवल u बार इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ERMS, बस ये हो गया। या मान लो आप कहेंगे नहीं सर अगर BRMS होता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर और फिर बराबर किसके हो जाएगा, BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये एक इस तरीके से भी समझा जा सकता है। या मान लो आप कह रहे हैं नहीं सर पीक वैल्यू के टर्म में जानना चाह रहे हैं, तो पीक वैल्यू के टर्म में आओगे, चलो यहां से ले लो, इसका मतलब इसको छोड़ो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो या फिर और क्या लिखा जा सकता है, या u बार को आप लिख सकते हो, अब जब इसको छोड़ के इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 रह जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, तो u बार इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, बस ये आ गई सारी एनर्जी निकल करके। या मान लो आप कह रहे हैं कि इसके टर्म में लाना चाहते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, उसको छोड़ दो, तो ये आपका आएगा बराबर 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो रटने की बजाय समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएगा कभी पूछ लिया जाए तुमसे, तो न्यूमेरिकल में जरूरी थोड़ी है ई और बी दोनों को दे, हो सकता है केवल ई दे दे, हो सकता है बी दे दे, आपको ऐसे फॉर्मूले, और मान लो तुम भूल भी गए, कोई परेशानी नहीं है, ये तो याद रहेगा, या फिर ये तो याद रहेगा। अगर तुम्हारे पास ई है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू E अपॉन B, या इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो E नोट अपॉन B नोट, या लिख सकते हो ERMS अपॉन BRMS। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपके पास E की वैल्यू है तो आप इस फॉर्मूले से B की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि C तो आप जानते ही हो, C कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸, और अगर B दे रखा है तो E निकाल सकते हो। मान लो तुम ये वाले फॉर्मूले भूल भी गए तो दोनों के पदों से निकाल देना, वैल्यू एक दे रखी होगी लेकिन पहले उस फॉर्मूले को लगा करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। ई नोट दे रखा है बी नोट निकाल लेंगे, बी नोट दे रखा है ई नोट निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे आपकी एनर्जी निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था कंप्लीट विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व, और वो भी औसत ऊर्जा घनत्व। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था तीव्रता का, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी है, इंटेंसिटी की बात करें तो वास्तव में इंटेंसिटी का मतलब होता है ऊर्जा, और वो भी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखिए तीव्रता को समझिए, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरंगों की तीव्रता। अगर तीव्रता की परिभाषा दी जाए तो तीव्रता की परिभाषा होती है ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे ये सन है, सन से लगातार एनर्जी निकल करके आ रही है, अब ये एनर्जी किसी न किसी चीज पर गिर रही है, मान लो ये अर्थ है आपकी, इस अर्थ पर गिर रही है, तो इस अर्थ के एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा गिर रही है, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड बढ़ने वाली लंबवत ऊर्जा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। और इसे आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया एक तरह से, अगर ऊर्जा को यू कह रहे हो तो यू अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया साहब का ऊर्जा तीव्रता का। ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर और प्रति सेकंड जितनी आएगी उसको कहोगे, तो नीचे क्षेत्रफल आ गया और समय आ गया। ठीक है, ये हो गई तीव्रता। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं और टर्म में लाना चाहते हैं। मान लो एनर्जी आ रही है, एनर्जी तो लगातार फैल रही है, तो आपने क्या किया, कोई क्षेत्रफल ले लिया, मान लो आपने एक क्षेत्रफल ले लिया है, क्या एक क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा जाएगी, तो एनर्जी तो चल रही है, किस स्पीड से चल रही है सर, स्पीड ऑफ लाइट से, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, मान लो डेल्टा टी टाइम में वो इतना आगे बढ़ जाएगी, जब इतना आगे बढ़ जाएगी तो ये दूरी कितनी होगी, c इंटू डेल्टा टी, इतनी दूरी होगी, इतनी दूरी आगे बढ़ जाएगी, और एरिया कितना है a, तो उसका अगर मैं आयतन निकालना चाहूं इसका कि डेल्टा टी सेकंड में कितना आयतन होगा उस एनर्जी का, तो आयतन आपका एक तरह से हो जाएगा आयतन बराबर
A इंटू क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी C इंटू डेल्टा T, ये आयतन आ गया। अब आप बात करते हो ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व किसको कहते हो? ऊर्जा घनत्व आप कहते हो एनर्जी अपॉन, भाई ऊर्जा घनत्व निकाल देते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी के रूप में, या तो एवरेज लिख दो या यू एवरेज लिख दो छोटा वाला, तो वो होता है ऊर्जा बटे आयतन। ये होता है ऊर्जा घनत्व, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी को हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास पता है। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों की टोटल ऊर्जा हमें नहीं पता, क्योंकि टोटल ऊर्जा तो कितने बीच में फैलेगी वो डिपेंड करेगी, लेकिन ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला भी अभी हमने निकाला है। किसके पदों में? एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, एप्सिलॉन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के पदों में और चुंबकीय क्षेत्र के पदों में अभी ज्ञात किया है आपने, इसलिए उसकी वैल्यू हमें पता है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर उसको निकालेंगे तो ऊर्जा बटे आयतन। अब आयतन कितना हो जाएगा इसका? तो यू एवरेज, तो यहां से टोटल ऊर्जा निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? यू एवरेज या यू बार कर देना, उसको परेशानी हो तो यू बार और इनटू आयतन, और आयतन की वैल्यू क्या है? A इंटू सी इंटू डेल्टा, ये है टोटल ऊर्जा। अब आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू की जगह पे आपका ये आ जाएगा यू बार इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब आई इक्वल टू हो गया यू बार सी, ये निकल के आ गया आई इक्वल टू यू बार सी, यानी जो एनर्जी डेंसिटी अगर उसमें सी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी, आपकी तीव्रता निकल के आ जाएगी। अब आप इसी को लाना चाहते हो, अभी यू बार के आपने फॉर्मूले पढ़े थे, यू बार इक्वल टू, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, केवल इसके पदों में, या फिर बी के पदों में देखूं तो 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर आरएमएस के पदों में कहूं तो 1/2 नहीं था, फिर उसमें एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, या फिर बी आरएमएस के स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब ये भी पढ़ाया आपने, एक तो प्लस करने वाला था, एक इनके पदों में था। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आई एवरेज और क्या लिख सकते हो? आई को इंटेंसिटी को यू बार की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हो, इसमें से आप लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये भी फॉर्मूला बन गया। आप लगा सकते हो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू सी, आप लगा सकते हो आरएमएस वाले को लगा सकते हो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर इनटू सी, आप लगा सकते हो बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू सी। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, यही से एक और चीज, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता सकते हो। तो यहां से अगर यू बार की बात करूं तो यू बार क्या निकल के आ जाएगा? आई अपॉन सी। एक और एवरेज एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी के पदों में, आई अपॉन सी, उसको भी ध्यान रखना है। तो चीजें इतनी बन जाती हैं, फॉर्मूले इतने बन जाते हैं, इसलिए रटने की बजाय उसको इधर उधर करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो इस तरीके से भाई ये हो गई आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। तो दो टॉपिक कंप्लीट। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संवेग का, और वास्तव में वो संवेग न होकर के रियल में तो वो संवेग में परिवर्तन होता है, पर फिर भी हम उसको, क्योंकि जब एनर्जी किसी पृष्ठ से टकराती है, अभी जैसे मैं ये कहूं कि एक बॉल ली हमने और बॉल को दीवार से मारा, भैया आपने मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था? आपने मैकेनिक्स में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी और यानी गतिज ऊर्जा और संवेग आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं उसको भी बता देते हैं। चलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv²। अब हमने क्या किया? ऊपर नीचे मास का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई m अपॉन m, तो k इक्वल टू 1/2 m² v² अपॉन m, और m इंटू b को कहते हो संवेग, तो ये हो गया p² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया p² अपॉन 2m। तो क्या समझ में आ रहा है कि गतिज ऊर्जा और संवेग आपस में जुड़े हुए हैं, सही है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब आप जैसे गेंद मार रहे हो किसी दीवार में, तो जब गेंद के अंदर संवेग है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है,
और जब वो दीवार से टकराएगी तो टक्कर करके लौट के आएगी। तो वहां वास्तव में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई दीवार को कितना संवेग ट्रांसफर होगा, तो वहां निकाला जाता है संवेग में परिवर्तन। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण की अगर हम बात करें तो संवेग जितना पहले होता है संवेग उतना ही बाद में रहता है। इसका मतलब अब जो संवेग में परिवर्तन गेंद के में हो जाएगा उतना ही संवेग में परिवर्तन दीवार को ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम ये कहें कि भाई संवेग में परिवर्तन निकालना है, तो वास्तव में देखिए होता क्या, अगर ऐसे है ये कोई दीवार है और मान लो ये कोई m मास की बॉडी और u वेलोसिटी से जा रही थी और इससे टकराई और टक्कर हो गई तुम्हारी इलास्टिक, यानी टकराने के बाद उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी चाल से लौट करके आ गई। इसका मतलब बॉल जो थी वो उसी चाल से u चाल से ही लौट के आ गई है, केवल उसकी डायरेक्शन बदल गई है। वेग की डायरेक्शन ऐसे थी और आने वाले वेग की डायरेक्शन ऐसी है। अब हम संवेग की बात करें तो जाने वाला संवेग कितना था mu, लौट के आने वाला संवेग कितना था mu। अब मैं तुमसे कहूंगा संवेग में परिवर्तन निकालो, तो जल्दबाजी में बच्चा क्या गलती कर देता है, यहां पर वो लिख देता है संवेग में परिवर्तन डेल्टा p mu माइनस mu 0, क्या संवेग में परिवर्तन हो गया 0। बस यही गलती गड़बड़ हो जाती है। तो क्या नहीं करना है आपको, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है और सदिशों में होती है दिशा। अगर आप इस संवेग को ऐसे करके पॉजिटिव ले रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये अगर प्लस का है संवेग तो वास्तव में ये संवेग किसका होगा फिर माइनस का, क्योंकि इसकी दिशा बदल गई। अब तुम अगर परिवर्तन निकालोगे और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो आएगा mu माइनस का और फिर माइनस और फिर प्लस का mu, तो वो माइनस का 2mu आएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो प्रारंभिक संवेग था उसकी दिशा के विपरीत है इसकी दिशा परिवर्तन की, तो वो डबल हो गया, जुड़ गया। समझ रहे हो ना बात को। अगर यहां सरफेस ऐसी होती कि दीवार से टकरा करके बॉल वहीं गिर जाती, इसका मतलब टक्कर के बाद संवेग 0, तो वहां संवेग में परिवर्तन एक तरह से 0 माइनस mu, तो mu ही हो जाता। सही है ना। तो दो तरह की चीजें होती हैं, सरफेस दो तरह की होती है, एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, जो एनर्जी उसके ऊपर आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब ये हो गया कि टकराने के बाद वही खत्म हो गई। तो संवेग कितना हुआ m इंटू u, या संवेग में परिवर्तन कह लो उसको। एक था कि टकरा करके लौट के आ गई, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसी सरफेस आपने ली है कि एनर्जी गई और उससे टकरा के लौट के आ गई, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, यानी डबल हो गया। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर हमारी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, परावर्तक पृष्ठ होगा, तो संवेग में परिवर्तन डबल हो जाता है, और अवशोषक पृष्ठ होगा, एब्जॉर्बिंग बॉडी होगी, तो संवेग में परिवर्तन जो mu है उतना ही रहता है। तो ये चीज माइंड में रखनी है हमको इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। संवेग की बात की जाती है तो संवेग आप लोग पढ़ते हो नॉर्मली p आप लोग देखते हैं मास इनटू वेलोसिटी को संवेग कहते हो। लेकिन भाई यहाँ नॉर्मल बॉडी नहीं है, यहाँ पर रेडिएशन है, एनर्जी है, तो उसके संवेग की बात करोगे तो संवेग p मास इनटू वेलोसिटी को c लोगे बजाय v के, क्योंकि रेडिएशन की जो स्पीड है वो c है, तो m इंटू सी उसका संवेग है। आप आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ते हो, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है भाई, एनर्जी E इक्वल टू mc, और उसको आप लिखो तो mc इंटू सी लिख सकते हो, और यहां से अगर आप m इंटू सी की वैल्यू निकालोगे तो m इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन c, यानी संवेग m इंटू सी को संवेग कह रहे हैं, तो संवेग क्या आ जाएगा E अपॉन सी। लेकिन E क्या है, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई। एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन में तो E को ऊर्जा मानते हो ना, और आजकल तुम ऊर्जा को U मान के चल रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर उस ऊर्जा को U लिख दूंगा, तो U इक्वल टू mc², तो फिर ये क्या आ जाएगा U अपॉन c, तो m इंटू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा U अपॉन, तो वास्तव में संवेग, अब इसका संवेग p इक्वल टू m इंटू सी, और m इंटू सी की वैल्यू हो गई U अपॉन c। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संवेग का फॉर्मूला आ गया वो U अपॉन c आ गया, जहां U क्या है, U उसकी ऊर्जा है। लेकिन ये किसके लिए है संवेग U अपॉन c,
एब्जॉर्बिंग बॉडी के लिए, जो अवशोषक पृष्ठ है उसके लिए। अगर तो अवशोषक सतह के लिए, अवशोषक सतह के लिए तो P इक्वल टू U अपॉन C हो गया। अब अगर परावर्तक सतह होगी, परावर्तक पृष्ठ या सतह के लिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2U अपॉन C, डबल हो जाएगा जैसा कि मैंने यहां समझाया। क्योंकि परावर्तक में जो संवेग होता है वो डबल हो जाता है, लौट करके भी उतना ही आएगा। तो संवेग वास्तव में ये संवेग नहीं है बल्कि संवेग में परिवर्तन है, तो वो डबल हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये U अपॉन C और परावर्तक के लिए 2U अपॉन C। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा, और लास्ट पॉइंट है रेडिएशन प्रेशर, विकिरण दाब। जो चौथा पॉइंट है आपका वो है विकिरण दाब। रेडिएशन प्रेशर, भाई आप लोगों ने इसको 11th में भी समझा था कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में भर दिया जाता है तो जो गैस होती है वो बर्तन की सतहों पर एक दाब लगाती है। ऐसे ही रेडिएशन आ रहा है, और रेडिएशन की जिस सरफेस पे आकर के गिरेगा उस सरफेस पे एक दाब लगाएगा, और वास्तव में दाब कहते हैं बल बटे क्षेत्रफल। तो आप अगर दाब निकालोगे तो मैं दाब तो दाब ही लिख रहा हूं, उसके लिए मैं P का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि आप संवेग के लिए P का यूज कर चुके हो, इसलिए परेशानी न हो, सिंपल मैं उसको दाब लिख रहा हूं, विकिरण दाब लिख रहा हूं। ठीक है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बल क्या होता है भाई, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है अगर उसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहां डेल्टा P संवेग में परिवर्तन है। तो यहां से अगर आप बल की बात करोगे तो बल की जगह पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो आप इसको और आगे बढ़े तो F की जगह पर डेल्टा P अपॉन A तो यहां है ही, और इनटू डेल्टा T। लेकिन डेल्टा P क्या चीज है, संवेग में परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संवेग में परिवर्तन जब वो किसी पृष्ठ से टकराते हैं, क्योंकि टकरा तो रहा है। और ये जो निकाला है वास्तव में आपने P, और ये P वास्तव में ये P नहीं है, संवेग नहीं है, ये भी संवेग में परिवर्तन ही था। क्योंकि अवशोषक पृष्ठ के लिए तो U अपॉन C और परावर्तक पृष्ठ के लिए 2U अपॉन C, तो वास्तव में ये डेल्टा P की वैल्यू है। तो अगर इसको ही तुम लेकर के चलो अवशोषक पृष्ठ के लिए, तो अवशोषक पृष्ठ की अगर बात करोगे तो डेल्टा P की जगह पे आप यूज कर सकते हो U अपॉन C, ये यूज कर सकते हो आप। अब डेल्टा P की जगह इसको पुट कर दोगे तो दाब कितना आ जाएगा, दाब इक्वल टू ये हो जाएगा U अपॉन A इंटू डेल्टा T, और इंटू नीचे क्या आ गया C। अब एक बात बताइए, अभी हमने I को पढ़ा था, अभी I को पढ़ा था, I का क्या फॉर्मूला था, I तीव्रता थी ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, उसको आप I कह रहे थे। और यहां भी आ गया ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल और सेकंड, यानी U अपॉन A डेल्टा T, क्या बन गया I। तो दाब किसके बराबर निकल के आ गया, I अपॉन C। तो ये आपका दाब का फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन किस पृष्ठ के लिए आया है, अवशोषक पृष्ठ के लिए। अगर परावर्तक पृष्ठ होगी तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ के लिए और लिख दो, परावर्तक पृष्ठ के लिए दाब इक्वल टू 2I अपॉन C। तो इस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों के सारे गुण कंप्लीट। और देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों से क्वेश्चन बन जाता है। एक टॉपिक और इसमें बचता है, वो हालांकि याद करने वाला टॉपिक है, उसके लिए मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा, समझा दूंगा। एक तो मैंने बताया था कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। उस क्रम के आधार पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसका वहां से जवाब दे दोगे। दूसरी एक और जो चीज है वो उसको और थोड़ा सा ध्यान दे करके आप तैयारी करना। आज जाकर के आप ये सबसे पहला काम घर पे यही करना है आपको। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं आपकी, जैसे पहले नाम दे दिया आपने रेडियो तरंगें, उसके बाद सूक्ष्म तरंगें,
उसके बाद अवरक्त तरंगे, इसके बाद दृश्य प्रकाश, इसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद एक्स-रेज, उसके बाद गामा रेज। ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 सातों का क्रम तुम्हें याद है। उसमें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि भाई ये जो है तरंग धैर्य के घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा तरंग धैर्य इसकी और सबसे कम इसकी है। ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है और ऊर्जा के भी बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ऊर्जा का भी बढ़ता क्रम। अब आपको जो तैयार करना है एक टॉपिक घर पे, वो क्या है, आप ये सातों तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं ये याद। ये तो निश्चित है कि सभी तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से होती हैं, लेकिन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आपको एक तो ये याद कर लोगे कि इन तरंगों के उत्पादन का कैसे होता है। जैसे रेडियो तरंगें हैं, तो रेडियो तरंगें ऑसिलेटिंग सर्किट से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग सर्किट से उत्पन्न हो रही है। फिर उसके यूज क्या है, तो रेडियो तरंगों का यूज आपके फोन्स में होता है, रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है, कम्युनिकेशन में होता है। तो दो चीजें याद करनी है कि ये तरंग उत्पन्न कैसे होती है और उसका यूज क्या है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सा टॉपिक है, उत्पादन कैसे हुआ और यूज क्या है। ठीक है ना, जैसे प्रकाश है, प्रकाश कैसे उत्पादित हो रहा है, तो परमाणु के अंदर जब परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, बाहर से कभी एनर्जी मिलती है, उसको एक तरह से परमाणु का ट्रांजिशन भी बोलते हैं, संक्रमण भी कहते हैं उसको, और फिर वो तुरंत हायर एनर्जी से लौट करके लोअर एनर्जी में आता है। उस समय प्रकाश को उत्सर्जित करता है फोटॉन्स के रूप में। ठीक है, अब प्रकाश का क्या यूज है भाई, प्रकाश का यूज तो तुम देख ही रहे हो, बिना प्रकाश के तो कुछ भी नहीं। एक्स-रेज है, एक्स-रेज का उत्पादन है। एक्स-रेज में भी वही ट्रांजिशन वाली बात आती है, जब कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से जाकर के टकराता है तो एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, अब एक्सरे का क्या यूज है वो आप देख रही हो, मेडिकल साइंस में आजकल एक्सरे का क्या यूज है भाई। ठीक है ना, गामा रेज भी ऐसी, लेकिन वहां पर जो ट्रांजिशन होता है वो एटम में नहीं होता, बल्कि वो न्यूक्लियाई के अंदर होता है। नाभिकीय ट्रांजिशन की बात की जाती है, वहां पे नाभिकीय संक्रमण की बात की जाती है। और उसके अगर यूज की बात करें तो गामा रेज जो होती है ना, ये आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है। गामा रेज एक एनर्जी होती है, और जो सेल्स खराब हो जाती है, कैंसर जिन सेलों को खराब कर देता है उनको नष्ट करने के लिए, कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो उठाओगे और आप क्या करोगे कि ये सब उत्पन्न कैसे होती हैं और उनके यूज क्या है। उत्पन्न होना और 2 3 यूज, इतना पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट